ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई। अब तो फैसले का वक्त आ गया। ये महंगाई जो है ना, ये नहीं चली जाएगी। ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। सब बनी गाला में नहीं रहते, अवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। मुतासर तो हर कोई है, मुतासर मैं भी हूँ, मुतासर आप भी हैं, मुतासर हम सब। जो मैंने 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा, 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे इजाफे के साथ 137 रुपये 79 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 44 पैसे इजाफे के साथ 134 रुपये 48 पैसे हो चुकी है। आम आदमी पर यह खबर बम बनकर गिरी है। अगर एक आम आदमी अपने वजीर आजम के रूबरू हो तो वो यही कहेगा कि जनाब वजीर आजम, मैं आपका टाइगर था लेकिन महंगाई के बोझ तले दब कर बिल्ली बन चुका हूँ। मैं अब घबरा चुका हूँ, आपके वादों से उकता चुका हूँ। मैं बीमार हो जाऊं तो महंगी दवा नहीं अफोर्ड कर सकता, सरकारी अस्पताल ही चला जाता लेकिन वहां भी अब मुफ्त दवा नहीं मिलती। मैं अपनी मोटर बाइक में 138 रुपये फी लीटर तेल डालूं या अपनी हंडिया में 350 रुपये लीटर से महंगा खाने का तेल डालूं। आर्मी मंडी ने आपको तेल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर किया है, लेकिन अब मेरी बच्चों की ट्रांसपोर्ट वाला, स्कूल की ट्रांसपोर्ट वाला भी किराया बढ़ाने पर मजबूर है। वो भी घबराया हुआ है, मैं भी घबराया हुआ हूँ। वैसे जनाब वजीर आजम, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की वजह से खेत में सब्जी उगाने वाले से लेकर इसको खरीद कर खाने वाले तक सभी घबराए हुए हैं। बिजली महंगी करना आपकी मजबूरी है, लेकिन जरा सोचिएगा जरूर जनाब वजीर आजम कि मैं महीने की आखिरी तारीखों में जब बिजली का बिल अदा करता हूं तो कैसा करता हूँगा, मैं भी कितना मजबूर होता हूँगा, मैं कितना घबराता हूँगे। एक आम आदमी की इसी फरियाद पर और हालात पर आज सवाल करेंगे उनसे जो उनके नुमाइंदे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम माहिर मईशत से। फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये हम सब जानते हैं कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि माजी में, अब मैं वज़ीर आज़म के बयानात, जो माजी के बयानात हैं उन पर ना भी जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली वो याद तो आते हैं जब कहा करता था कि जी, वो कहा जाता था कि जी हुकूमत करप्ट है, अगर पेट्रोल बढ़ गया है, अगर डॉलर बढ़ गया, वगैरह वगैरह। आज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इंटरनेशनल प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्या इसमें गवर्नमेंट कुछ कुशन दे सकती है आम आदमी को, या ये इसी तरह बढ़नी है और वी हैव टू लिव विद इट? डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो आपसे ये बनता है कि रियल इश्यूज हैं उनको आप क्यों डिस्कस करना शुरू कर रही हैं? इस्लामाबाद में रहने वाले और खास तौर पे जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका इस मामले से कोई वास्ता नहीं। पिछले 9 दिन से 10 दिन से पूरे इस्लामाबाद को जिस खबर ने कब्जे में कर रखा है वो DGISI है। कौन बनेगा DGISI? जो रिसीव करने वाले हैं वो कहते हैं हमें समरी मिल गई है, जो भेजने वाले हैं वो कहते हैं हमने तो समरी भेजी नहीं थी। इस किस्म की बातों ने पूरे इस्लामाबाद को अपने कब्जे में ले रखा है। और आप जो रियल इश्यूज हैं, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी के इश्यूज हैं, आप वो डिस्कस करना चाह रही हैं। देखिए, ये पेट्रोल का जो आपने सवाल किया बड़ा वैलिड सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा जवाब है। मैं कोशिश करूंगा कि आसान 3 अल्फाज में आपके सामने रख सकूं। एक पहली बात तो ये है कि आलमी मंडियों में कीमत जो है वो वाकई में बहुत तेजी से बढ़ी है। साल भर पहले $37 का एक बैरल था, अब वो $84-85 का एक बैरल पहुंच गया है। हम 85% अपनी जो तेल की जरूरियात हैं वो इंपोर्ट बाहर से मंगवाते हैं, तो जाहिर बात है आलमी मंडियों में कीमत बढ़ी है तो पाकिस्तान में भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी हकीकत यह है कि अभी जो 137 रुपए आपने बताया पेट्रोल का फी लीटर का दाम, उसमें 24 रुपए हुकूमती टैक्स है। जो आपका सवाल था कि अगर कोई कुशन देना चाहे तो उसका क्या तरीका हो। जो पेट्रोल की कीमत है 137 रुपए के अंदर, वो एक्चुअली 103 रुपए है। जो पेट्रोल है, 5 टैक्सेस हैं और फिर दूसरे अखराजात हैं। तो अगर हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ देना चाहती है तो ये 27 रुपए फी लीटर जो उसने टैक्स लगा रखा है उसको कम कर सकती है। 27 रुपए फी लीटर कम हो सकता है, मतलब एक आम आदमी को 110 रुपए का पेट्रोल मिल सकता है अगर टैक्सेस खत्म कर दी जाए। तो 27 रुपए फी लीटर टैक्सेस हैं, फिर आप टैक्सेस 0 पे आ जाएंगे। लेकिन आपने वादा कर रखा है, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना ने IMF के साथ मार्च की 24 तारीख को एक वादा किया था, और वो वादा ये था कि हम फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर
30 रुपए इजाफी टैक्स लगाएंगे वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की नाम के ऊपर। तो अभी तो आप शुक्र करें कि ये 137 रुपए है। अगर हम अपना वादा पूरा करना चाहते हैं या वजारत खजाना अपना वादा उसने किया है तो आप सब ये समझिए कि ये 170 रुपए के करीब होना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि ओगरा ने जो समरी भेजी थी वो ज़ाहिर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि पेट्रोल पे उन्होंने कहा था जी 5 रुपये, हुकूमत ने 10 ऑलमोस्ट 10.5 रुपये जो है वो कर दिया। डीजल पे उन्होंने 9 रुपये और हुकूमत ने 12.44 पैसे जो है वो बढ़ा दी कीमत। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है? नॉर्मली होता है ओगरा जो बताता है, ओगरा जो समरी होती है उससे नीचे किया जाता है, यहाँ तो ऊपर हो गया है। देखिए वो बादशाह लोग हैं, उनका जो दिल चाहे वो करें। आम आदमी का रियली इससे मैं खुद से जाती तौर पे नहीं जानता हूं कि ये इसका सही तरीकाकार क्या है। लेकिन साहिबा एक चीज ध्यान में रखिए कि एक हुकूमत जो सिंपल नोटिफिकेशन, एक कागज का नोटिफिकेशन नहीं कर सकती। ये इतने कॉम्प्लेक्स जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इश्यूज हैं कि आपने LNG कहाँ से खरीदनी है, फिर उसको गैसिफाई किया जाएगा, फिर उसको किस तरह सुई सदन को दिया जाएगा, फिर वो किस तरह सुई नॉर्दर्न के पास पहुंचेगी, किस टाइम कितना है। तो ये आप सोचिए कि इस दफा तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दिसंबर और जनवरी की LNG खरीदना ही भूल गई है। यानी कि पिछली दफा भी यही हुआ सर। आप देखिएगा कि तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फुट पर डे जो हुकूमत यूजुअली LNG की मद में खरीदती है वो नहीं खरीद पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, ये कहा जाता है जी PLD जो कि इस वक्त 5 रुपये 62 पैसे है और सेल्स टैक्स जो 8 रुपये 82 पैसे है, इसमें इसकी मद में भी थोड़ा बहुत चलें। जिस तरह आप कह रहे थे कि टोटल सेल्स टैक्स हटा दें, वो तो नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों हेड्स हैं, क्या इसमें थोड़ी रियायत जो है वो हो सकती है? देखिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का आपने जिक्र किया 5 रुपए 62 पैसे। मैंने आपको बताया कि जो वादा हम कर बैठे हैं IMF के साथ, उसकी मद में हमने बजट भी बना दिया। बजट के अंदर अगर आप देखें तो उसमें 610 अरब रुपए का रेवेन्यू वसूल कर रहा है। पाकिस्तान ने डीजल के ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगा के, वो बजट आया था जून में, आज तक वो टैक्स नहीं लगाया गया। इसका मतलब है कि 4-5 महीने जो माली साल के हैं उसमें वो 30 रुपए फी लीटर का वो शॉर्टेज आ जाएगी हमारे बजट, हमारे रेवेन्यूज के अंदर। उसका भी IMF को जवाब देना होगा। और अब हम जा रहे हैं वापस IMF के पास, और आप सोचिए कि गैर यकीनी की फजा ऐसी है कि इस वक्त शायद हमारे पास कोई वजीर खजाना नहीं है। आज दोपहर 12 बजे तक तो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब थे, लेकिन 12 बजे वो वजीर खजाना नहीं रहे और अभी तक उनका जो नोटिफिकेशन आना था मुशीर खजाना के हवाले से वो भी नहीं आया। तो टेक्निकली इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे वजीर खजाना है। तो आप सोचिए कि इस महीनों में हम ये नहीं समझ सके कि हमारी वजीर खजाना की टीम कैसे बनेगी, और फिर वो आप मंजूर छोड़ दें। अभी डॉक्टर साहब ये बताइए, जो एक आम आदमी इस वक्त आपको देख रहा है, आपने IMF का भी अभी तस्करा किया, तो IMF के साथ एक और जो अभी ऑब्वियसली चहमगोइयाँ हो रही हैं, रूमर्स राइफ के जो डॉलर का रेट है वो 185 तक जो है वो जाएगा। अभी हम 170 क्रॉस किया तो हमारी चीखें निकल गई। 185 का जो है ये आप कमिटमेंट दे के आ गए हैं। एक आम आदमी देख रहा है जो आपको जानना चाहता है उसकी ज़िंदगी इससे किस तरह इम्पैक्ट होगी, अगर मोटा मोटा आम आदमी की ज़बान में बता दें। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हम सारा मलबा IMF के ऊपर डाल देते हैं। रुपया क्यों गिर रहा है? बिकॉज IMF से हमने मुआहदा कर लिया है। बिजली क्यों चढ़ रही है? बिकॉज IMF से मुआहदा कर लिया है। हकीकतन ऐसा कोई मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता। IMF किसी मुल्क को ये नहीं कहती कि आप अपना रुपया डिवैल्यू कर दें। वो IMF किसी मुल्क से ये मुआहदा नहीं करती कि आप हमें बिजली के दर बढ़ा दें। देखिए, वो ये कहती है कि आप अपने बिजली के शोबे में 400 अरब रुपए का सालाना नुकसान करते हैं। खुदाया वो खसारा खत्म कर दें। अब वो खसारा खत्म करने का तरीका ये है कि आप चोरी रोक लें, 25% उसको कम कर लें। आप अपनी वसूली जो है, अभी हम 90% पे हैं, आप उसको बढ़ा के 95% हैं। जब उन दोनों जगह पे हुकूमत नाकामयाब रहती है, फेल हो जाती है, फिर उनको नर्ख बढ़ाने पड़ते हैं। अब ये रुपया गिरने की वजह है ये IMF नहीं है। ये वजह ये है कि हमने अपनी तारीख में पहली मर्तबा 70 साल माशी तारीख में पहली दफा महीने का 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डाली।
और एक्सपोर्ट हमारी वही है जो 2013-14 के माली साल में हुआ करती थी। तो एक्सपोर्ट नेट है 2-2.25 अरब से ऊपर नहीं जा रही हैं। आपने 7% का इंपोर्ट कर लिए तो जाहिर बात है कि रुपया गिरेगा। इसमें IMF का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, क्विकली आखिर में बिल्कुल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो ये बार बार हमें बताया जा रहा है कि जी एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, दुनिया भर में जो है यही हो रहा है। ठीक है, महंगाई कोविड की वजह से आई है, बट आप खित्ते से जब मवाजना करते हैं, आप देखते हैं, आप बड़ा ऑब्जर्वेशन आपकी है, खित्ते से मवाजना करते हैं तो आपको पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है? क्या हमारे खित्ते में भी यही हो रहा है? क्या हमारे हमसाए मुल्क में यही हो रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। एक है किसी चीज का रेट, यानी कि चीनी का रेट या पेट्रोल का रेट, और दूसरा है जिसको हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि किस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि किस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप हमारे खित्ते में अगर एक नजर डाल लें तो मालदीव्स एक मुल्क आता है, वहां पे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 1% है। नेपाल में 4% है, इंडिया में 4.6% है, श्रीलंका 4.6 है, बांग्लादेश में 5.9 है, और पाकिस्तान में अभी जो मोस्ट रिसेंट मैंने देखा है वो तकरीबन 12.5% है। तो खित्ते में पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, जिस रफ्तार से वो घोड़ा महंगाई का भाग रहा है, वो सबसे तेज है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि हमारे यहाँ पे वीज़ावी जो हमारी इकॉनमी है वो कहाँ जा रही है, और जो ये सारा मलबा IMF पे और जो ये बैरूनी जो एक्सक्यूजेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत की अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है उसका क्या हाथ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे दीगर मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद होंगे। अली नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे, शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहा करते हैं, जो हुकूमत में आने के बाद बल्कि क्या कहा करते थे, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जो मैंने 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल है। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन 2020 एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है। 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। 2 महीने में और बहुत काम आपके सामने जाएंगे, तो 3 साल में शक्ल बदली होगी। कोई फिक्र ना करें, पाकिस्तान का जो आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है। अली भाई, आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान का आने वाला दौर जो है वो बड़ा एक्साइटिंग दौर है। हम ढूंढ रहे हैं वैसे वो दौर कब शुरू होगा और कहाँ है, कुछ इस पे कहना चाहें अगर। मुझसे बात करेंगे मारिया? जी अली भाई। अच्छा, आप ये बताएं कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, हम किन हालात में थे। मैं 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ। इकोनॉमी किन हालात के अंदर थी कि ऑपोजिशन आपको कह रही थी कि आपने IMF के पास जाना। आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर किस हालात में था कि आपकी 5 जो क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड था उनका। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका ये हाल था कि अमेरिका आपको डू मोर कह रहा था, और जो इंडियन लॉबी है उसने आपको आइसोलेट किया हुआ था। इस कंपैरिजन में अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान को, तो आपके सामने है। इंटरनेशनल जरीदे आज आपको कह ये रहे हैं, जो इंटरनेशनल वबा आई है कोविड से रिलेटेड, फॉर्ब्स इंटरनेशनल कह रहा है कि इंडिया और अमेरिका को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने वबा से टैकल किया और किस तरह अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया। फिर वो क्या कहता है वर्ल्ड बैंक कि जो आपने स्टिमुलस पैकेज दिया है 1 अरब 44 करोड़ रुपए का, पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई 9 करोड़ खानदान, हर 3 में से 1 घर को जो मिला थंब इम्प्रेशन के ऊपर, वो दुनिया के 5 बड़े स्टिमुलस पैकेज में नंबर 1 पे आ रहा है। ये है वो चीजें जो आपके सामने है। तो आज कल IMF की जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आपको जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 4.5% ग्रोथ की प्रोजेक्शन दे रहा है, और तमाम जितने इंडिकेटर्स हैं उनको वो स्टेबल करार दे रहा है। कल जो रिपोर्ट आई है आपकी कॉटन से रिलेटेड,
आपकी 9.8 मिलियन बेल्स आई हैं, जो डबल है जो हमारी 3 साल पहले कॉटन की जो आउटपुट आ रही थी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कॉटन ग्रोइंग एरियाज के अंदर जाके शुगर फैक्ट्रीज लगा दी। ये वो चीज है। फिर फॉरेन पॉलिसी पे आ जाए। फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो इंडिया को आइसोलेट कर रहा था, आज पूरी दुनिया में अपनी सफाइयां देता फिर रहा है। जो आरएसएस को हिटलर की आइडियोलॉजी के साथ, मोदी की आइडियोलॉजी के साथ मिलाया गया है और पूरी दुनिया इस चीज पे उसे कंडेम कर रही है। जो अमेरिका के साथ आपने देखा कि हमें वो कहते थे कि आपको ये चीज दे, आपको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। 22 साल जो खान साहब पहले कह रहे थे, आज पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर आ चुकी हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की एक्नॉलेज कर रही है। तालिबान को, नेटो फोर्सेस को एक टेबल पे बिठाया, निगोशिएट किया, और अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि बगैर किसी खून खराबे के अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज हुई है। आगे भी बहुत सारे मसाइल हैं, पर ये वो टाइम का देखें। पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर की प्रोजेक्शन आ रही है, जो 20 अरब डॉलर पे थे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है जो 25 अरब डॉलर पे थी जब पीपल्स पार्टी की दौर खत्म हुआ था, और नून लीग के दौर में 1.5 अरब डॉलर नीचे चली गई थी, वो दोबारा चली गई। इस अभी बता दो, सुनते तो जाइए। जी मैं सुन रही हूँ। जी आज अभी सितंबर के जो फिगर्स आए हैं, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की पूरे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट 1.5 बिलियन सितंबर के महीने की आई है। ये वो चीजें हैं जो वाकई चेंज हो रही है। मसाइल हैं, महंगाई है। क्या महंगाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है? बिल्कुल नहीं ऐसी बात। आज की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप उठा के देख लें। आज की जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है कि 2008 के बाद अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त महंगाई का। यूरोप के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो उनकी गैस और पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर, वो आज 1.40 लीटर जीडीपी जो पाउंड है वो उनका लीटर प्राइस हुई है। सऊदी अरब के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है, जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक है, पाकिस्तान में सबसे कम ऑयल प्राइसेस है। अली भाई, ये वो अब काफी लंबी चौड़ा आपने जवाब दे दिया। अगर मुझे इजाजत दें, मैं जरा पॉइंट बाय पॉइंट अगर करूँ मेहमान बाकियों को भी। जी नहीं, मुझे मैं आपसे इजाजत लेके कर रही, फिर आप नाराज हो जाते हैं ना। मैं ये कह रही थी कि आपने कहा कि मेन क्रॉप्स में बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी आई होगी बेहतरी। बम्पर क्रॉप हो गया, शुगर का, ये गन्ने का, कपास का। प्राइसेस जो हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। चीनी 53 पे थी, 115 पे जा रही है। आटा इसी तरह 650 का जो है 20 किलो का बैग मिल रहा था, 1250 का मिल रहा है। डॉलर 116 पे खड़ा था, 170 पे आ गया। अगर इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो इकोनॉमी का साइज 313 बिलियन डॉलर था, 296 बिलियन क्यों हो गया है? आपने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत हमने गेन किया है। वेंडी शर्मन का बयान क्या आया इंडिया में खड़े होके, मेरा ख्याल है मुझे वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो अभी इन्फ्लेशन की बात की, खित्ते में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर है। पता नहीं क्या हम फिर वो सिखाना चाह रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा, जिसके बारे में खान साहब बताया करते थे कि जब सरप्लस हो गया, ये हो रहा है, वो फिर से जो है ऑन द राइज है। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। शिजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। शिजा साहिबा, अगर आपको समझ आ रही हो तो मुझे जरा अगर गाइड कर दें। आती हूँ आपकी तरफ, आती हूँ ना, फिर बाकी गेस्ट भी है ना, आपकी तरफ आती हूँ अली भाई। थैंक यू डॉक्टर मारिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जितना मर्जी, ये अभी भी पिछली हुकूमत पे अड़े हुए हैं। मैं पहले वो क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आगे चलूँगी। जी, जब इनको हुकूमत मिली थी, इस मुल्क का ग्रोथ रेट जो था 5.8% था। जब इनको हुकूमत मिली थी, इस मुल्क में इन्फ्लेशन जो थी वो 5 से 6% के दरमियान थी। जब इनको हुकूमत मिली थी तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% थी, जो कि बहुत आइडियल नहीं है। लेकिन 2019 में इन्होंने आते ही एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो 0.5% हो गई। 2020 में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी पाकिस्तान की वो 3.3% थी। 2021 में भी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 2.8% है। तो ये तो मैं बड़े बेसिक में एक पूरी फहरिस्त दे सकती हूँ जी। पॉलिसी रेट इस मुल्क का क्या था, मतलब कर्जों का क्या हाल था, आज क्या है, सर्कुलर डेट कितना था, आज कितना है, और जिस हालत में इनको पाकिस्तान फलता फूलता मिला था। देखिए डॉक्टर मारिया, हम भी फिर यही कंपेयर कर सकते हैं ना। 2013 में 22 घंटे लोड शेडिंग थी, 18 में इनको तो लगी लगाई सारी बिजली मिल गई। दहशत गर्दी का जो आलम था, 18 में इनको सिक्योरिटी सिचुएशन क्लीन मिली, इनको मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिली। पाकिस्तान
पाकिस्तान आपस में इस तरह जो आज वजीर आजम टूरिज्म करता है, ये नवाज शरीफ की बदौलत है कि आज आप 5 से 6 घंटे में जो है वो तकरीबन क्रॉस कर लेते हैं पूरा पंजाब। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह पुराने चीज़ों पे डालने का अब फायदा नहीं है। जो 3 सालों में इन्होंने हाल किया है, देखिए मेरी बात सुने, ये जो आज बड़े बड़े नंबर भी बोलते हैं ना, ये अपनी डिसमल परफॉर्मेंस से कंपेयर करके बोलते हैं। जब आप जीडीपी को नेगेटिव ग्रोथ में लेके गए, एलएसएम को -10% पे लेके गए, जब आपने पाकिस्तान को इतना डुबो दिया, तो अगले दिन तो आप एक फैक्ट्री भी लगाते हैं तो वो 200% ग्रोथ नजर आती है। आप अपने ही बुरे फिगर से अपने आप को अगले साल कंपेयर करते हैं और वाह वाह करते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गरीब पीछे मरता जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो आज महंगाई हुई है, पिछले 3 सालों के अंदर जो मुसलसल हमें महंगाई नजर आ रही है। पहले तो मैं आपको याद दिलाती चलूंगी, अभी भी वजीर आजम ने कहा हम लोगों को समझा नहीं पा रहे महंगाई क्यों हुई है। वजीर आजम साहब जो आज के हैं उनके अपने बयानात हैं। डॉलर कब महंगा होता है? जब वजीर आजम करप्ट हो। 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो आपका कर्जा कितना बढ़ता है हर शख्स पे? आज ये भी अली नवाज जवान साहब बता दें। जब महंगाई होती है, आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, तो कौन चोर होता है? वजीर आजम चोर होता है। ये भी आज इसकी भी जरा वजाहत कर दें, तो ये वजाहत कर दें तो लोगों को समझ आ जाएगी कि महंगाई क्यों हो रही है। देखिए पिछले 3 साल के अंदर इस मुल्क के साथ, मैं कोविड भी पहले क्लैरिफाई इनको कर दूं, कोविड सारी दुनिया में यकीनन आया, लेकिन कोविड 2019 के मार्च तक तो इन्होंने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया हुआ था। अब जब हम 20 के जब हम आगे चलते हैं तो कोविड का पाकिस्तान को देखें डॉक्टर मारिया, कोविड की वजह से आपका IMF प्रोग्राम रिलैक्स हुआ, कोविड की वजह से आपको क्वाइट अ फ्यू बिलियन डॉलर्स आपकी इकोनॉमी के अंदर पंप हुए जो डेवलपिंग कंट्रीज को मुख्तलिफ ममालिक ने दिए। तो अगर आप ओवरऑल कोविड का इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर देखें, और अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि कोविड जो है हमारे साथ वो हालात नहीं रहे जो इंडिया के साथ या ईरान के साथ हुए, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान वॉज नॉट द वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम कोविड। उसके बावजूद अगर आप रीजनल हालात देखें तो इस वक्त एवरेज इन्फ्लेशन रीजन की जो है वो 5% क्रॉस नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर आज जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कल जो रिलीज की है वो 12.5% है। जो फर्स्ट क्विंटाइल है, जो 17,000 तनख्वाह वाला शख्स है या उससे कम वाला, उसके लिए जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो बेसिक अशिया है, वो 14.5% है। मतलब पिछले 3 सालों से मुसलसल ये अवाम डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रही है। और ये देखिए, इसमें ये सिर्फ हम इनकॉम्पिटेंस को नहीं हम इसमें ब्लेम कर सकते। पिछले 3 सालों के अंदर जो इन्होंने चीनी का हाल, क्रॉप की ये जो बात हुई, आप मुझे बताएं, ये आए जब तो इनको कहा गया कि जी चीनी अभी इतनी नहीं है, अपना एक्सपोर्ट करें। इन्होंने किसके लिए, किसकी जेबें भरने के लिए वजीर आजम ने चीनी एक्सपोर्ट करने दी और उसको 2 साल बैन नहीं लगाया, हत्ता कि चीनी की प्राइस 53 रुपए से 120 रुपए चली गई। ये इस बात का जवाब दें। ऊपर से डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा था, उसके ऊपर आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी। वो आप तब देते हैं जब डॉलर आपका सस्ता हो। मतलब उसके बाद आपने चीनी आपकी भी लंबी चौड़ी चार्जशीट आगे, तैमूर साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लो। जी क्विकली डॉक्टर मारिया 2 मिनट let me just give you, let me complete this point। उसके बाद देखें, पिछले साल जब ब्रेंट 0 पे आया, इन्होंने हेज क्यों नहीं की पेट्रोल बाइंग? इन्होंने मुझे बताएं, जो LNG जब 4 MMBTU पे दुनिया आपको तरले करती रही, आप अपना सारा LNG वापस कर दें, 4 MMBTU पे खरीद लें। ये किसके पेट्रोल के जो हैं वो पावर प्लांट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से जो है आपने LNG की बाइंग नहीं की। आज आपने $26 स्पॉट बाइंग के लिए बिड किया, आपको एक बिड का जवाब नहीं आया। पूरी सर्दियां ये मुल्क जो है वो गैस के बगैर गुजारेगा, लोगों के चूल्हे बंद रहेंगे, इंडस्ट्री बंद होगी। आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रांसफर कर जाए, बिजली आप रोज 2 रुपए महंगी कर देते हैं। मतलब गरीब तो अब हम भी हो गए हैं। कहां आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा तैमूर साहब की तरफ भी जाऊं। तैमूर साहब, आपके लिए दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं, दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, ऑपोजिशन है आपके लिए जो है, ये आपकी अपोजिंग पार्टीज हैं। आप किस तरह देख रहे हैं कि हालात अब बेहतर हैं या हालात जो है वो नून लीग के टाइम पर बेहतर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया आपका। हालात तो मेरे ख्याल से आप नून लीग से कंपेयर करें, आप प्रेसिडेंट मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के टाइम को आप चेक करें, या फिर आप अयूब खान के टाइम पर चले जाएं, तो जैसे हालात आज PTI ने कर दिए हैं
वैसे मेरे ख्याल से एक्साइटिंग कभी भी नहीं थे। जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी वो आपकी करप्शन 117 से 124वें नंबर पे लगे मोस्ट करप्ट नेशंस में, और अभी नया फिगर आने वाला है। अभी एक और नया जंप आपको इसे सुनने में मिलेगा बड़ा जल्दी। हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि कुछ वक्त पहले अभी हमने अपना जो है आटा वो बेचा, हमने उसको एक्सपोर्ट किया और सस्ते रेटों में एक्सपोर्ट किया, और अब हमने गंदी क्वालिटी का आटा जो कि पाकिस्तानी लोग खा नहीं सकते वो इंपोर्ट किया है, और उसको अब हम मिक्स कर रहे हैं अपने आटे के साथ ताकि वो खाने के लायक हो जाए। हमने उसे दुगने रेटों में वो आटा लिया। तो ये करप्शन किसने की और ये क्यों किया गया? मेरा पुरानी बात में मुझे जाने का इरादा तो बिल्कुल नहीं था, पर मेरे भाई अली साहब ने कहा कि पूरे मुल्क ने सराहा इमरान खान की पॉलिसी को कोविड के दौरान। तो मैं जरा याद दिलाता चलूं कि जब मुराद अली शाह साहब हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, तो हमारे इमरान खान साहब मीडिया पे आके बता रहे थे कि घबराना नहीं है, हल्का सा नजला है, जुकाम है, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो मेहरबानी करके जो एफर्ट सिंध गवर्नमेंट का था जिसको फॉलो अगर सही टाइम पे करते और भी बेहतरी आती, तो आप उन चीज का इल्जाम नहीं ले सकते। हमने तो एमनेस्टी नहीं लेनी थी, पर हमने एमनेस्टी दे दी। चले हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए कि हमें एमनेस्टी देनी पड़ी, जिसके खान साहब सख्त खिलाफ थे। पर दुख तब हुआ जब इमरान खान साहब की बहन ने 40 अरब रुपए वाइट कर दिए और उसके अकाउंट में डाल दिए, और उन्होंने कहा कि ये मैंने काम और दर्जी का काम करके ये पैसे कमाए हैं। तो ये जो आप डेफिसिट्स देख रहे हैं, जो ये डॉलर बढ़ा है, ये इन्हीं के अकाउंट्स के अंदर जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। और आज तो वो हालात आ गए हैं कि जिन सेलेक्टर्स ने इनको सेलेक्ट किया था आज वो भी इनसे तंग बेजार बैठे हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पॉलिसीज हैं। फौज जैसे मुस्तहकम इदारे को भी इन लोगों ने आज बदनाम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप कंपेयर करें और आप किसी भी दौर के साथ आप कंपैरिजन रख दें तो आपको कोई भी दौर इस दौर से बहुत बेहतर मिलेगा, चाहे कुछ भी था, कैसा भी था। जिस तरह से आज अवाम की चीखें निकल रही हैं, जो आज अवाम पे बर्डन है, जिस तरह से गैस और की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपको कभी हिस्ट्री में नजर आता, कभी हिस्ट्री में नजर नहीं आता। अली साहब, अली भाई, कोई सवाल तो नहीं है? आपने लंबी चौड़ी चार्जशीट का कोई ना कोई जवाब लिखे होंगे तो आपकी तरफ आ जाती हूँ, अगर आप जो कुछ बोलना चाहे, ऐड करना चाहे। ओवर टू यू। अच्छा ठीक है, शीजा ने जो बातें पॉइंट आउट की मैं उसको वन बाय वन, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। पीपल्स पार्टी भी किसी को इकोनॉमी के ऊपर और किसी को परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकती है। ये जो शीजा ने बातें की मैं उसका जवाब दे देता हूँ। पहले शीजा ने ये कहा कि जब ये दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में छोड़ के गए थे, 5.4% पे ग्रोथ थी। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई तो इनका क्या बयानिया था, इनके जो अरेस्टू हैं एहसन इकबाल साहब, इसहाक डार साहब, इनके बाकी मिफ्ता इस्माइल साहब, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि फौरन IMF के पास जाओ। IMF के पास कब जाया जाता है? जब आपके पास फॉरेन रिजर्व मौजूद ना हो। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, 30,000 अरब रुपए के कर्जे थे। अगर दोनों को मिलाया जाए तो पाकिस्तान ने 50,000 अरब रुपया दुनिया का देना था, और पाकिस्तान के जो अकाउंट्स में पड़े हुए थे वो $6 अरब पड़े हुए थे। इसका मतलब पाकिस्तान दिवालिया हुआ था। पर इन्होंने जो अपना राग लाभ रहे थे, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन की तरफ थी, आपकी एक्सपोर्ट $1.5 अरब जो पीपल्स पार्टी $25 अरब पे छोड़ के गई थी, डिक्लाइन के ऊपर थी। आपकी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डिक्लाइन के ऊपर थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन के ऊपर था। और जब हम आए हैं, हमने जीरो से या नेगेटिव से स्टार्ट किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है $26 अरब है। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी आपने भी अपनी बात की, कल जो IMF की रिपोर्ट आई है वो भी इसके जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो GDP के 3 से 4% के अंदर रहेगा, जो दुनिया के अंदर नॉमिनल चीज होती है। उसके बाद जो इन्होंने बात की कि प्राइसेस बढ़ गई है कमोडिटीज की, इसमें देख लें जब पूरे 5 साल जो हमारी 60% आबादी है जो पाकिस्तान में रहती है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपने वीट की स्पोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई, आपने गन्ने की स्पोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई, क्वार्टर के अंदर आपने इंटरवेंशन नहीं की, मेज के अंदर आपने इंटरवेंशन नहीं की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1250 से उठा के हम 1850 और अब इंशाल्लाह ताला 2200 के ऊपर लेके जाएंगे। जो गन्ने का काश्तकार था उसे 100 रुपया मन मिलता था और वो भी साल 1.5 साल बाद मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसे 320 से लेके 380 रुपए मिल रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर 1100 अरब रुपया इंजेक्ट किया है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 17% से बढ़ रही है, हमारी ऑटोमोबाइल 54% से बढ़ रही है, हमारी स्टील, हमारी हाउसिंग 16.5 अरब रुपए का एक्सपोजर छोटे घर बनाने वालों को मिला है। टर्फ के थ्रू 456 अरब रुपए की पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन हुई है। जो उन्होंने बात की जो खाकान अब्बासी साहब थे,
वही 13.7 MMBTU पे जो एग्रीमेंट करके गए थे, पाकिस्तान ने उसे रिवाइज किया और आज हमने 10.7 के ऊपर वो MMBTU के ऊपर सौदे किए हैं। ये तो सिर्फ एक बयानिया बनाना है और तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने डॉलर की बात की, 25 अरब डॉलर दुनिया से कमर्शियल लोन लेके आपने डॉलर को 105 पे रखा 4 साल। ओपन मार्केट में आपने 25 अरब डॉलर कमर्शियल लोन फेंका ताकि डॉलर 105 के ऊपर रहे। मिफ्ता इस्माइल आके कहता है कि हमारी पुरानी 4 साल की जो डार्क इकोनॉमिक्स थी वो गलत थी। जब हमारी गवर्नमेंट आई 128 रुपए पे डॉलर था, 32% आपने अपने डॉलर को पाकिस्तानी रुपये को डिक्लाइन किया। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर हम लेके आए, IMF से हमारे एग्रीमेंट हुए, हमें कंडीशन सामने पेश हुई और कोविड में बात करती हैं, हमें कंपेयर कर रही हैं। जिस मुल्क में ये जो मुराद अली शाह साहब, भुट्टो साहब और ये बाकी हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं देखो मोदी को जिसने इंडिया को लॉकडाउन किया वैसे लॉकडाउन करो। सिर्फ इंडिया के अंदर, मैं अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, 23 करोड़ नए लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए सिर्फ मोदी के उस गलत काम की वजह से। ये प्राइम मिनिस्टर ने सबसे जबरदस्त काम किया जिसे दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। चले मैं अली भाई अगर इजाजत दे मुझे, अगर इजाजत दे दे, अगर इजाजत दे दे। बड़ा दर्द है आज पूरे पाकिस्तान में आटा 1150 रुपए तक मिल रहा है और सिंध के अंदर 1450 रुपए का मिल रहा है। इन्होंने अभी तक मार्केट का ऑपरेशन शुरू नहीं किया। मैं कहती हूँ अली भाई, मैं ना अली भाई पॉइंट बाय चले अली भाई अब जरा इजाजत दे दे, पॉइंट बाय पॉइंट ग्रीन लाइन बना रही है, अली भाई फायर इंस्टीट्यूशंस KCR बना रही है। अली भाई अब जरा इजाजत अगर दे देना, अगर आप इजाजत दे दें। 96 बिलियन रुपीस अपनी ADB में रखा है, वो भी ये लोग खा गए। चलिए अली भाई अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर नेगेट करने लगूं तो मेरा ख्याल है वो हो भी सकता है, बट मैं नहीं करती। जिनकी नेगेटिव थी इन्फ्लेशन, आज इंग्लैंड के अंदर 4% इन्फ्लेशन, 3 से 4% वो इन्फ्लेशन। अली भाई उनकी पर कैपिटा भी तो देख लिया करे ना, अली भाई उनकी पर कैपिटा भी तो देख लें, उनकी सोशल सेफ्टी नेट देख लें। आप किस तरह अली भाई जर्मनी की पर कैपिटा सोशल नेट सेफ्टी सोशल नेट देखें, सोशल सिक्योरिटी वहाँ मिलती है, आपको कैसे कंपेयर करिए? बात नहीं सुनेंगे डॉक्टर मारिया। चले मिसाल देके खत्म करता हूँ। सर हमारा डेफिसिट बजट होता है, उनका आज $1200 पर मैट्रिक टन है सर, उनका सरप्लस बजट होता है, हमारा डेफिसिट बजट होता है। पाकिस्तान को आप एक कह रही हैं कि वो दुनिया से अलग बिहेव करे, नामुमकिन। सर मैं तो नहीं कह रही दुनिया से अलग बिहेव करे, वहाँ पे सरप्लस बजट है, हम डेफिसिट में इस वक्त चलते हैं। क्या करना चाहिए, किससे कंपैरिजन ड्रॉ किया? इंडिया से किया, बांग्लादेश से किया, भूटान से सर जरा उनकी जरा उनका जरा फूड इन्फ्लेशन बता दीजिए सर, फूड इन्फ्लेशन बता दीजिए। अली भाई मेरे पास है ना फिगर्स। अच्छा अली भाई मुझे चले आप बता दें, आई स्टैंड करेक्टेड, फूड इन्फ्लेशन इस वक्त इंडिया में कहाँ खड़ी है, बांग्लादेश में कहाँ खड़ी है, श्रीलंका में कहाँ खड़ी है? आपको ये कह रहा हूँ जब हमारी गवर्नमेंट आई थी इंडिया में कहाँ खड़ी तो पोस्ट कोविड कहाँ खड़ी है। आज हिंदुस्तान टाइम्स की खबर निकाल के देख लें, 6 से 7% वो अपनी CPI के ऊपर लेके जा रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं बता रहा हूं अभी जरा अगर आप देख लें देखना इंडिया की और की भी कितनी है और हमारी इंडिया क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी के ऊपर जो उसने विद इन कोविड जो गलत दैट्स बिकॉज उसने जो पहले जो उनकी ग्रोथ जा रही थी उससे वो नीचे आई है। फूड इन्फ्लेशन वहां पे उनके मुताबिक बढ़ी है। आप जाके देख लें FDI ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई है इंडिया में। मारिया यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका मुल्क इन लोगों ने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी सर मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स शिजा बैठी हुई है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी। मैंने तो पहले कहा, मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ। जो उनकी कमोडिटीज है वो सब आपको देखें ना, दुनिया में जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया कहाँ खड़ा है, इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर इंडिया कहाँ खड़ा है, वैक्सीन के अंदर वैक्सीन बनाना है दुनिया का नंबर 1 मुल्क है इंडिया। से बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। अली भाई जब आप आए थे ना, जब आप आए थे ना तो उस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है विद इन लाइक 2-3 मंथ्स 8% वो गिर गई थी। बताइएगा सर जब हम लोग आए थे और बताइएगा। जी सर मैं बता रही हूँ, उस वक्त 1650 थी, इस वक्त 1543 पे। अगर गलत है तो आप बता दीजिए। बता देता हूँ, 1,90,000 थी, अब वो बढ़ के 2,30,000 2,40,000 हो गई है।
उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। डॉलर्स में बता दीजिए ना, डॉलर्स में बता दीजिए कितनी थी। वो लास्ट सेंसस बेस्ड कैलकुलेशन थी जिसको आप $1650 कह रही हैं। अब जो हमारी कैलकुलेशन आई है वो नए सेंसस के बेस पे आई हैं। अच्छा, इकोनॉमी का साइज क्या था आप बता दीजिए, उस वक्त इकोनॉमी का साइज क्या था? मैं तो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, सिर्फ फिगर्स देख रही थी। आप दुनिया में कोविड को पीछे कर रही हैं? सर कोविड नहीं, ना 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 सर, बिफोर कोविड एज सून एज यू गवर्नमेंट केम 283 पे चली गई थी डॉलर से आपकी इंडस्ट्रियल। अली भाई अगर मैं ना मानूं कि आपने रट लगानी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, छोटी सी ब्रेक लेती हूँ अली भाई को, लेकिन ये जरूर आता है कि घुमाना कैसे है। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी 313 अरब रुपए पे आपकी इकोनॉमी, $313 बिलियन पे आपकी इकोनॉमी जो है वो खड़ी थी, इकोनॉमी का हुजूम था। लेकिन विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स प्री कोविड, कोविड से पहले 283 बिलियन पे गिर चुकी थी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शिजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। शिजा साहिबा, अवाम में जब हम निकलते हैं तो उनको आपसे और तैमूर साहब से, दोनों से बहुत गिला ये होता है कि आप टीवी टॉक शोज में आके जो है कहेंगे महंगाई बहुत हो गई, इन्होंने मार दिया, इन्होंने डबो दिया, जलसे भी आप करेंगे। इसी पे आज भी आपका एक जलसा जो है इसी थीम पे चल रहा है, उधर सिंध में भी इसी तरह है। ये मुझे बताइए कि आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप दोनों पार्टीज के पास क्या सोल्यूशन है? पहले आप, फिर तैमूर साहब के पास। मैं थोड़ा सा, अली भाई ने इतना बोला देखिए, ज़ोर ज़ोर से बोलने से, किसी की बात ना सुनने से, चीखम चहाड़ से किसी गरीब आदमी का भला नहीं होने वाला। इस वक्त फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो 138 रुपये का है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डीज़ल है आज वो 12.5 रुपये बढ़ा है, जिसका मतलब है पूरे मुल्क का फ्रेट बढ़ेगा। एक एक चीज़ महंगी हो जाएगी, ट्रकों ट्रॉलों का जब फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी। इस वक्त केरोसिन जो है वो 110-111 रुपये पे है। ये गरीब आदमी का तेल है जिससे वो अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें जलाता है। ये आज की सच्चाई है। इस वक्त जो हमारा फी यूनिट बिजली बन रही है वो नेपरा का मेरिट ऑर्डर वायलेट करके, विच इज़ क्रिमिनल, आप महंगे बिजली खाने चला रहे हैं। और इस वक्त तक 24 से 26 रुपए के दरमियान, शायद उससे भी आज महंगी हो गई है, पर यूनिट बन रही है। हम 14 रुपए पे छोड़ के गए थे। हम पेट्रोल जो है, ब्रेंट की ये बार बार बात करते हैं, इंटरनेशनल ब्रेंट जो है वो हमारे ज़माने में भी $82-83 पे गया था। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो था वो 95 रुपए के गिर्द ऊपर नीचे था। आज अगर $82 पे ब्रेंट आ गया है तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो 100 जो है। और मैं आपको एक और बात डॉक्टर मारिया बताऊं, ब्रेंट आज $82 का है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस आती हैं ये 1 महीना पहले ब्रेंट की होती हैं, जब वहां से तेल चलना शुरू होता है। ब्रेंट उस वक्त $74 का था सितंबर के शुरू में। जो आज आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो 1.5 महीना पहले चला था इंपोर्ट से। उस वक्त $74 का था। $74 ब्रेंट के अगेंस्ट आपका इस वक्त पाकिस्तान में $138 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। ये सच्चाई है इस मुल्क की। इस मुल्क की सच्चाई ये है कि इस वक्त डेंगू का वो हाल है, एक ऐसी वबा जो मुकम्मल कंट्रोल में थी, आज सैकड़ों लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं। इस मुल्क का आज जो हालात हैं वो इस वक्त तकरीबन जो है वो 1 करोड़ लोग, देखिए हम, ये ADB की रिपोर्ट है, 5 सालों में पाकिस्तान में 6.2% लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए थे 2013 से 2018 में। 6.2% 1 करोड़ों की तादाद बनती है। इस दौर के अंदर जो है वो 1 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख लोग अपनी नौकरियां गवा बैठे हैं। लेकिन मुझे सलूशन बताएं ना, ये तो हम सुनते हैं, मुझे बताएं सलूशन। जो चीखो, मैं आ रही हूँ, नहीं आप ये नहीं सुनते। देखिए आवाम को समझना। और आज ये जो एक, मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी बात दुरुस्त कर दूं, ये जो आज किसान के इतने चहेते बने हुए हैं, फ्लोर प्राइस बढ़ा दी, ये कर दिया। इस हमारे टाइम पे किसान का पर यूनिट ट्यूबवेल पूछ लें, 6 रुपए पे था, आज उसको 14 रुपए पे पड़ता है। DAP डबल है, यूरिया डबल है, फर्टिलाइजर उसके हाथ में नहीं है, बिजली का बिल वो दे नहीं सकता, एक पंखा नहीं चला सकता। 300 यूनिट वाले का आपने सब्सिडी खत्म कर दी है। किसान तो मर गया है।
आप उसको 1000 रुपए उसकी फ्लोर प्राइस बढ़ा के आप अपनी वाह शाबाश लेना चाहते हैं। देखिए, आपने टीवियों पे आके ये बातें करनी, आप 100 दफा करें। मुसीबत ये है कि इस वक्त आप हुकूमत में, आप मिनिस्टर्स हैं, आपके इर्द गिर्द जितना माफिया बैठा हुआ है, बिजली, डॉक्टर मारिया बिजली छोड़े, दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स 500%, 500% महंगी हो गई हैं। शुगर के मरीज अपनी इंसुलिन नहीं लगा सकते, कैंसर की फ्री अद्वियात पाकिस्तान में मिलना बंद हो गई हैं, जो आज तक शहबाज शरीफ पर भी पंजाब में फ्री देता था। इस मुल्क में टीबी का इलाज खत्म हो गया है मुफ्त। इस मुल्क में जो ब्लड टेस्ट होते थे, चेकअप होते थे, क्योंकि टाइम कम है, अब जरा सलूशन है आपके पास? नहीं डॉक्टर मारिया, मैं आ रही हूँ। हेल्थ कार्ड में जो इतना बड़ा इनका फ्रॉड है, ये हेल्थ कार्ड जो है, ये लोग जब लेके जा रहे हैं, मैं आपको लोगों की बात बता रही हूँ, लोग जब हेल्थ कार्ड सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं, 3 साल की डेट मिलती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल 3-3, 4-4 गुना कीमतों के ऊपर अगर कोई इलाज करे तो करे, अदरवाइज एंटरटेन नहीं करते। आप, मुझे देखिए अफसोस है, आपने हम सबको जेलों में डाल के देख लिया, एक आना करप्शन आपसे साबित नहीं हुई। आपका करप्शन का जो जितना वो था, वो क्रम्बल क्या किया, वो आपके सर पे गिरा, क्योंकि आपके इतने बड़े करप्शन स्कैंडल्स हैं कि आज आपको नैब को नहीं, डॉक्टर मारिया देखें, आज इनको नैब को बंद करना पड़ा है। इन्होंने तमाम वुज़रा को, इन्होंने वजीर आजम को, एक्निक को, ईसीसी को क्यों जो है वो नैब से इस्तिस्ना दी है, ताकि इनका वजीर आजम बचे, ताकि इनकी काबीना जिसपे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव। आप लोग तो आप देखें, आपने 5 साल डॉक्टर मारिया जब ये केपीके में हुकूमत में थे, इन्होंने वहां नैब बंद कर दी, आज ये फेडरल में आए। आपका पॉइंट हो गया। मैं जरा तैमूर साहब बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं, मैं जरा तैमूर साहब की तरफ भी जाती हूँ। तैमूर साहब, आपसे भी जो सवाल है वो यही है। मुझे जरा तैमूर साहब की तरफ अब जरा जाने दें। तैमूर साहब, अगर आप कोई सोल्यूशन बता सकें कि सोल्यूशन क्या है आपके पास? देखें जी, आपने जो है बड़ी कोशिशें की। हमने पंजाब में 4-4, 6-6 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, 6-6, 7-7 आईजी चेंज कर लिए। हमने अपने वज़रा चेंज कर लिया। हमारा जो मेन फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी 3-4 बार चेंज करके देखा, कोई हल नहीं निकला। तो मेरे ख्याल से इसका एक ही हल है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, कि जो आपके नालायक तरीन वज़ीर आज़म हैं उनको आप हटाएं और आप किसी ऐसे शख्स को यहाँ पर लाएं जो कि अपना काम जानता हो, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड के बजाय आज की रियलिटी की दुनिया में जीता हो। उसके अलावा मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें इन लोगों ने आजमा ली हैं। एक तो होता है ना कि आप क्या कह रहे हैं, असल बात है अवाम क्या कह रही है। तो डॉक्टर मारिया, यू हैव सीन द रिस्पॉन्स पीटीआई हैज गॉट। ये वो वाहिद जमात है जो हुकूमत में रहते हुए, वफाकी हुकूमत चलाते हुए 14 में से 12 बाई इलेक्शंस हार चुके हैं। कैन यू इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल हु हैड वोटेड फॉर देम, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एट द मोमेंट। और तो और इनकी अपनी जीती हुई सीटें, आप फैसल वाडा का एग्जांपल ले लें, उसने अपनी सीट छोड़ी और जब इलेक्शन हुई पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे आई, उसके साथ मुकाबला किया नून लीग ने दूसरे नंबर पे, और ये 6ठे नंबर पे जाके पहुंच गए। तो ये हालात इनके सामने आ गए हैं। देखिए, एक तो चीजें होती है ना जहां पे इनका बस नहीं चलता, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज महंगी होती है तो ये सब्सिडी दे सकते हैं, पर ये नहीं दे रहे। पर यहाँ पर तो ये हालात हैं। आप एग्जांपल ले लें बिजली का, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट ए कॉस्ट ऑफ 12.96 रुपीज, और हम वो आज 24-25 रुपए में दे रहे हैं। तो सब्सिडी देना तो दूर की बात, आप और अवाम पे टैक्सेस और ये चीजें मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी करप्शन कहाँ पहुंच गई है। तो अब कोई हल मेरे ख्याल से यहाँ पर रहा नहीं है। आप बाकी चीजों के साथ साथ अपने उसमें भी फेल हो गए। आप पता नहीं किस तरह से अपनी बात करें। इंटरनेशनली आपका क्या आज पॉलिटिकल सिचुएशन है। आपने ट्रंप के लिए इस तरह से मेहनत की कि शायद खान साहब के अगर नेशनैलिटी अमेरिकन थे, जाके वोट भी देते, उनका वहां पर ये काम भी करके आते। आपने सर पे इतना मोदी को उठाया, आपने इतनी मोदी की तारीफें की, आपने कहा मोदी का यार नवाज शरीफ है, तो मोदी का यार तो इमरान खान साहब निकला। पर आखिर में उन लोगों ने भी हमें लात मार दी, हम वहां के भी नहीं रहे। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के क्या हालात हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान का सीपैक कहां पर है। सीपैक पहले कहां पर था, किस तरह काम कर रहा था, आज सीपैक कहां पहुंच गया है। इन सब चीजों को जब कंपेयर करते हैं तो आप कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हम एक्सेल कर रहे हो। हम कहीं बराबर बैठे भी होते तो शायद हम चुप रहते, पर नाउ वी आर इन अ सिचुएशन, बड़े दुख से कहना पड़ता है, ऑफ नो रिटर्न। मुझे नहीं पता जो इन्होंने हालात इस
कर दिए हैं, हम कैसे रिकवर करेंगे और ये इनसे जान कैसे आवाम की छुटेगी। अच्छा, अब मैं समझ जी, रेफरेंडम आप कह रहे हैं सोल्यूशन है। मैं जरा अली साहब की तरफ भी चलती हूँ। अली साहब, क्योंकि जितने आजकल आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली महंगाई का बहुत ज़्यादा शोर है, आप कहते हैं आपने हालात बहुत बेहतर कर दिए हैं। अभी जिस तरह बात हो रही थी 380 रुपये जो है वो गन्ने की भी सपोर्ट प्राइस मिली है, डिस्पाइट दैट सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है कि क्या हो रहा है, वैसे पता भी नहीं है कि किधर है। लेकिन एक मैं चीज़ सबसे आजकल पूछ रही हूँ, क्या आप मेरे साथ मार्केट्स का दौरा करेंगे और जाके देखेंगे वहाँ पे जो आप प्राइसेस बता रहे हैं वो कहाँ कौन सी मार्केट्स में मिल रही हैं? अच्छा छोड़ो, फिर मैं आपको हमारी यही बता रहा हूँ कि शायद आपको मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप उसे रिलेट कर रही हैं हर चीज से। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं हुई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आवाम प्राइसेस भी कंट्रोल में नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्राइस मिल रही है ना, आटा इतने प्राइस पे मिल रहा है। हमारी अगर मैं बात कर लूँ तो आसानी हो जाएगी। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक आम आदमी जिसकी लगी बंदी तनख्वाह है और उसके जो महंगाई हुई है और उसकी वजह से उसका किचन डिस्टर्ब है, तो आप जब निकलेंगी और लोगों से पूछेंगी कि महंगाई है और आप लोगों का क्या हाल है, तो लोग कहेंगे हम तंग हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बावजूद महंगाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखो, वो गवर्नमेंट जो अपना बजट 600 अरब रुपए डेफिसिट से शुरू करती है, वो जो मैक्सिमम कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। उसकी मिसाल मैं इस तरह दे देता हूँ, जैसे शीजा ने अभी अपने जो फिगर्स को मैनिपुलेट किया है, नून लीग ने अपने दौर में ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया, जो इनके दौर में पर बैरल प्राइस थी वो $35 से $40 के दरमियान थी, और वो खुद मानी है कि उस वक्त जो तेल का रेट था वो 94-95 रुपीस पाकिस्तान में मिलता था, उस वक्त डॉलर 105 रुपए का था। इन्होंने खुद मानी ना बात। तो इसका ये मतलब है कि पर बैरल जो ये सेल टैक्स और जो पेट्रोलियम लेवी ले रहे थे वो लगभग 42% ले रहे थे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जब आपके पेट्रोलियम का पर बैरल रेट 75 से 85 रुपए के दरमियान जब चला गया है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी सेल टैक्स कम कर सकती है और पेट्रोलियम लेवी कम कर सकती है। चले, अनफॉर्चुनेटली अली भाई मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है अनफॉर्चुनेटली। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, शिजा साहब आपका और तैमूर साहब आपका। लेकिन आखिर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि आम आदमी से जाके जो है ये सवाल पूछें। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जब हुकूमत ये कहती है प्राइसेस कंट्रोल में है, तो मेरे साथ ज़रा आके प्लीज़ मुख्तलिफ स्टोर्स का दौरा करें और देखते हैं ये प्राइसेस जो हुकूमत दे रही है वो कहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर जो सर्कुलर डेट की बात हो रही है, उसमें सर्कुलर डेट कंट्रोल करने से हुकूमत को कौन रोक रहा है? LNG अगर टाइम से ऑर्डर करना है तो उसमें कौन रोक रहा है? ना माजी की हुकूमतें हैं, ना कोई करप्शन है, तो फिर अंदर से ही कोई मसले हैं ना। ऑन दैट नोट विल क्लोज द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।